नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका। एशियाविल हिंदी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जयप्रकाश गुप्ता, डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ मनीलिशियस। आज हम इनसे बात करेंगे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच जैसी आर्थिक परिस्थितियां हैं, इनमें कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। छोटे और मंझले उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए होंगी फाइनेंशियल एडवाइजर्स। और क्या फिलहाल जब लगता है कि पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लॉकडाउन से बड़ा झटका लगा है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए, बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए, आज इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। जेपी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, गुड इवनिंग। जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि आ, ऐसे टाइम में जब हमारे पास में लग रहा है कि बेरोजगारी की दर कई गुना बढ़ गई है, लगभग 28% बेरोजगारी की दर हो गई है। ऐसे में जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेकर छोटे और मंझले उद्योग में भी लोगों को अपने काम से हटाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पे जो इंडस्ट्रीज होंगी, छोटे और मंझले उद्योग भी होंगे, उनके ऊपर भी काफी प्रेशर होगा। तो आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे कि ऐसे समय में कैसे वो लोग अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, जो लोग फिलहाल जिनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है पर्सनल लेवल पर, उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप बताएंगे। और वो लोग जो कि ऑलरेडी जो छोटा सा कोई कारोबार करते थे, छोटा सा कोई उनका उद्योग था, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए थे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए थे, उनके लिए फिलहाल आप क्या फाइनेंशियल एडवाइजेस देंगे? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। लास्ट 100 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड ने इस तरह का सिनेरियो कभी नहीं देखा था। जो हर एक बिजनेसमैन, हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक के लिए ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। लोगों ने 2020 के शुरुआत में ये एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि 2 महीने बाद इस तरह के सिनेरियो क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज जो छोटे कारोबारी हैं, जो जिनका काम ऑलमोस्ट, जिनका जो साइकिल होता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, वो इस तरह के लॉकडाउन में जब करीब करीब 2 महीने से उनके बिजनेसेस सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया है, वो क्या करें। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना किसी भी एक एमएसएमई सेक्टर को कि उनका कैश फ्लो पोजीशन आज के दिन में क्या है। उन्हें ये असेस करना पड़ेगा कि उनके पास ये नेक्स्ट 6 महीने तक अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए कैश फ्लो पोजीशन है क्या। फिर उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके रिसीवेबल्स किस तरह से हैं। जहाँ से उनको पैसे आने थे, वो पैसे आने के सिनेरियो अब कहाँ स्टैंड करते हैं ये लॉकडाउन में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विलफुल ही उन्हें पेमेंट नहीं करेंगे, या हो सकता है कि विलफुल डिफ़ॉल्ट बहुत बढ़ जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि किसी भी छोटे कारोबारी को कि वो आज प्रेजेंट स्ट्रक्चर में, या जो स्ट्रक्चर वो 23 मार्च से पहले जिस स्ट्रक्चर में वो अपने बिजनेस चलाते थे, उस स्ट्रक्चर को नेक्स्ट 6 महीने तक क्या वो चला पाएंगे क्या। अगर उनका आंसर ना है तो उन्हें ये थोड़ा सा अपने बिजनेस में स्केल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अपने कॉस्ट्स को कंट्रोल करें। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने बैंकर से, जो भी उनके क्रेडिटर्स हैं उनसे। ये एक पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि उन्हें अनवांटेड एक्सपेंसेस जहाँ भी हैं उस पर कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉकडाउन हो सकता है कि जून में खुले, उसके बाद डिमांड रिवाइवल नहीं हो। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये शायद सितंबर तक एक्सटेंड हो जाए। तो उस केस में अगर वो अपने कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा आगे सर्वाइव करना। थर्ड है, उन्हें जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जहाँ भी उनके ओल्ड रिलेशनशिप्स हैं, उस रिलेशनशिप को कायम रखें। कम्युनिकेशन अपने बैंकर से रखें, या एनबीएफसी से रखें जिनसे उन्होंने कभी लोन लिया है या उनका लोन चल रहा है, क्योंकि वो बैंक या वो एनबीएफसी उस क्लाइंट के प्रोफाइल को जानता है। आज कुछ कुछ एक इंटरेस्ट के बेनिफिट के लिए किसी नए रिलेशनशिप में ना जाएं, क्योंकि नया रिलेशनशिप है, वहाँ पे वो नए कस्टमर हैं और उनका कोई क्रेडिट बैकग्राउंड नहीं है। आज उनका एग्जिस्टिंग एनबीएफसी और एग्जिस्टिंग बैंक ही उन्हें हेल्प कर सकता है अगर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो
तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने बैंकर या अपने लेंडर के साथ एक बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखना, उन्हें ये अवगत कराना कि आज प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और उनका बैंक या एनबीएफसी उन्हें ज़रूर मदद करेगा क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड उनके सामने रहेगा। जी। थर्ड तो जी, थर्ड आप बता इम्पोर्टेंट रहे थे। पॉइंट थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर उन्हें लगता है कि 6 महीने तक वो अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो रादर देन हैविंग टेकिंग अ कॉल आफ्टर 6 मंथ्स, वो आज ही डिसाइड करें और अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर दें। क्योंकि आज सर्वाइवल के लिए जो कैश चाहिए वो कैश क्रंच है। ये आप एक्सपेक्टेशन पे नहीं चल सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगा और उस इंसेंटिव के भरोसे आप अपने बिजनेसेस चलाएंगे। अगर आपके पास कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं है, आपके रिसीवेबल्स आने में बहुत दिक्कत है, आपकी बैंक एनबीएफसी आपके पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको आगे मदद नहीं कर सकती है, आप अपने लोन के मॉरेटोरियम में नहीं जा सकते हैं, तो बिजनेस को कर्टेल कर दें। जब चीज़ नॉर्मलाइज होगा तो फिर आप वहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं। तब तक आप जो कैश है वो कैश बचा के रखें, ताकि आप ये आने वाले जो कठिन समय है उसमें अपने आप को सरवाइव कर पाएँ। जी। मिस्टर जेपी गुप्ता, आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे बताया उपाय कि अगर आपको लगता है, खास करके जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं और उनको लगता है कि वो इस समय इस कश्मकश में है कि न जाने हम अगले 6 महीने सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसी स्थिति उनके सामने है तो उन को सीधे तौर पर आपने सलाह दी है कि वो आज ही अपने ऑपरेशंस शट डाउन कर दें, ताकि वो सर्वाइवल के लिए जो एक कैश अपॉर्चुनिटी उनके पास बची रहेगी, वो उनको शायद हो सकता है कि जब 6 महीने बाद, साल भर बाद जब हालात ठीक हों, तो उस सर्वाइवल मनी से आप दोबारा से उबरने में आपको मदद मिल सके। और आप इस समय हालात इस तरीके के हैं अर्थव्यवस्था के कि आप इकोनॉमी में सरकार के भरोसे मत रहिए कि आपको सरकार से रिवाइवल पैकेज मिल जाएगा या फिर सरकार से आपको मदद मिल जाएगी। जैसे कि कहा जा रहा था कि लगभग 50,000 करोड़ का राहत पैकेज एमएसएमई सेक्टर को रिजर्व बैंक देने की बात हुई थी और काफी रिवर्स रेपो रेट में भी कटौती की बात की गई थी। लेकिन क्या इस पैकेज का फायदा आपके उद्योग तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, आपके सेक्टर तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? आप अगर इस समय परेशानी में हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा और आप अभी अपना ऑपरेशन शट डाउन करके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उस मनी को सेव कर लें। यही आपने बताया यहाँ पे। और यहाँ पे और अगर आपसे पूछें कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो और क्या कर सकती हैं फिलहाल इस बड़े अर्थव्यवस्था के तूफान से उबरने के लिए? देखिए, एक तो है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं, जैसे गवर्नमेंट या आरबीआई ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। जैसा आपने अभी जिक्र किया कि रिवर्स रेपो रेट में कटौती हुई है। आरबीआई ने अपना एक विंडो भी ओपन किया था जहाँ पे वो एनबीएफसीज या बैंक्स को लेंडिंग के लिए पैसे देने को तैयार थी सस्ते रेट पे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कोई बैंक और एनबीएफसी यहाँ पे पैसा लेके लेंड नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये रिस्क नज़र आता है कि अगर वो किसी भी एसएमई या किसी भी एंटिटी को लोन दें और वो एंटिटी अगर 6 महीने बाद सरवाइव नहीं करे तो उनका एनपीए बढ़ने का खतरा रहता है। जी, तो जो कि ये पहले एक ही एनपीए काफी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, और एनबीएफसी भी वो कश्मकश में है। इसीलिए हम लोगों ने देखा बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स था। जहाँ पे 25,000 करोड़ का विंडो आरबीआई ने खोला था, वहाँ पे सिर्फ 11,850 करोड़ की ही बोली लगी। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि कोई भी बैंक यहाँ पे या एनबीएफसी अग्रेसिव होके लेंडिंग नहीं करना चाह रहा है। और जो आपने पूछा कि यहाँ पे इंडस्ट्री को इनोवेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को समझते हैं तो अब देखिए, पोस्ट कोविड यहाँ पे लोगों का आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ भी बहुत हद तक चेंज होने वाला है। तो अगर आपका बिजनेस प्योरली इस तरह का बिजनेस है जो जहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेस कस्टमर के ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस है कि वो बिजनेस सफ़र करेगा। जैसे आप रेस्टोरेंट बिजनेस ले लें जहाँ पे लोगों का आना हो सकता है कम हो जाए, या कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे लोगों की भीड़ कम रहेगी हो सकता है आने वाले 1 साल तक। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं जहाँ पे आप ह्यूमन इंटरफेस की जगह आपका बिजनेस अगर डिजिटल इंटरफेस पे चले, तो वो बिजनेस सरवाइव कर सकता है। कंजम्पशन में आप हैं, आप एंटरटेनमेंट में हैं या फूड बिजनेस में हैं,
तो ट्राई करें अपने बिजनेस को इनोवेट करने का। वो एक बिजनेस ओनर बेटर समझ सकता है कि उसके बिजनेस के वीकनेसेस क्या हैं और स्ट्रेंथ क्या हैं। तो टाइम ये है कि आपको टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, और जो आप कैश बचा पाएंगे अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करके या अपने कैश फ्लो को असेस करके, वो आप नए अपॉर्चुनिटी में लगाएं, नए टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्ट करें, ताकि आपका बिजनेस का कंटिन्यूटी आगे बना रहे। जी। यहाँ अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे बिजनेसमैन खास करके उन सेक्टर से या फिर उस तरीके के कारोबार से जुड़े हुए जो बहुत सारे कारोबार के मॉडल्स हैं जो उधारी पे चलते हैं, तो ऐसे समय में जब ऑलरेडी मार्केट में कैश का क्रंच है और बहुत सारा उधार शायद उन्होंने मार्केट से उठाया होगा, या फिर अपना अगर वो सप्लायर हैं तो बहुत सारा अपना सामान उन्होंने उधार पे दिया होगा, तो इस तरीके के मॉडल्स में जो लोग फंस गए हैं या फिर पहले से जो मॉडल चले आ रहे थे, उनके लिए आगे का क्या रास्ता होगा, या फिर फिलहाल मौजूदा समय में कोई उपाय उनके लिए दिखता है? नहीं, ये बहुत ही पेनफुल फेज रहेगा इस तरह के बिजनेस के लिए, क्योंकि आज देखिए बिजनेस में प्रॉफिट लॉस अलग बात है, आज जो मैटर एट स्टेक है वो है सर्वाइवल का। अगर कोई बिजनेस बहुत ही जिसका लंबा क्रेडिट साइकिल है 60 डेज 90 डेज, तो वहाँ पे एनपीए ज़रूर आने हैं। बहुत सारे बिजनेस होंगे जो बैंक्रप्सी फाइल कर देंगे। अब वो कितना इंटेंशनल है, कितना विलफुल है या कितना सर्कमस्टेंशियल है, ये तो खैर एक डिबेटेबल पॉइंट है। बट बहुत ही पेनफुल है जिनका अगर यहाँ पे रिसीवेबल्स हैं और जो एक क्रेडिट साइकिल पे बिजनेस चलाते हैं, वहाँ पे ज़रूर एक हिट आएगा। वहाँ पे एक रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को वहाँ इंटरवीन करना पड़ेगा। उस तरह के बिजनेस के को समझ के उनके प्रोमोटर्स को जो सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट के तरफ से आना ही पड़ेगा, तो ही ये उस तरह के बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं। जी। आगे चल के अगर देखा जाए तो कि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, अभी धीरे-धीरे करके थोड़ा बहुत मार्केट खुलना शुरू हुआ है अब तीसरे फेज़ में। आगे चल के जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तब क्या किया जाए? अगर हम कहें कि अगेन हम बात करें कि जो छोटे और मझोले उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरीके से नई स्ट्रैटेजीज़, और आपने कहा कि इनोवेशन होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेके कि अपने बिज़नेस के एक्सपेंशन को लेके या फिर अपना बिजनेस समेटने को लेके कोई खास टिप्स आप देना चाहें? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है पोस्ट कोविड या जब लॉकडाउन खुल जाए और सिनारियो थोड़ा नॉर्मल की तरफ जाए, तो ये बात तय है कि गवर्नमेंट से जो बन पड़ेगा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। लेकिन आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने के लिए आपको उस पॉइंट तक सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी एमएसएमई या कोई छोटे कारोबारी को कि वो एंड तक सरवाइव करे, क्योंकि अगर उसका बिजनेस के लिए वो इनोवेशन के लिए भी पैसे चाहिए, तो पैसे मिलेंगे, लेकिन एक बिजनेस मॉडल की वायबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे और ड्रैग नहीं करके किसी भी ओनर को क्विक डिसीजन लेना कि वो बिज़नेस 6 महीने तक कंटिन्यू रख पाएगा तो उसे रखना चाहिए, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। अगर लगता है कि उसके बिज़नेस में आगे चल के और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, तो टेम्पररीली आज ही ऑपरेशंस को रोक दें। जब चीज़ नॉर्मलसी की तरफ जाए तो उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पे बहुत जी। सारे पीई फंड्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट फंड्स आएंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स आएंगे जो चाहेंगे कि जो बिजनेस यहाँ पे फ्लरिशिंग है, जहाँ पे प्रोमोटर अच्छा है और उसके पास कैश फ्लो है, तो वो बिजनेस में वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उस डे तक सर्वाइव करना। जी। और यहाँ पे अगर बात करें पर्सनल फाइनेंस की, तो ऐसे लोग जो खास करके इन उद्योगों से जुड़े हुए थे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए थे, जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या फिर जिनको खतरा है कि हमारी नौकरियां जा सकती हैं, ऐसे लोग जिनके पे कट्स हो रहे हैं फिलहाल, वो कैसे इस समय अपने पर्सनल फाइनेंसेस को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आज अगर आपके पास कैश है तो उसको बचा के रखना। देखिए, मार्केट में यहाँ पे कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, और ये एडवाइस करना भी गलत होगा कि आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि
जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं लॉकडाउन के, ये आने वाले 6 से 8 महीने तक रहेंगे, जहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स बिगड़ेगी। आपको पता नहीं है कौन सा एसेट क्लास कितना नीचे जा सकता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक देखा क्रूड ऑयल में किस तरह से एक ऐसा सिनारियो आज तक फाइनेंशियल हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस नेगेटिव में क्लोज हुए। तो हो सकता है कि गोल्ड में भी यहाँ पे सेलिंग आए, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमीज ऐसे हैं जो बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है अपने गोल्ड रिजर्व्स भी बेचें, तो गोल्ड के प्राइसेस भी हो सकता है टेम्पररली नीचे आए। बट ओवरऑल ट्रेंड जो गोल्ड का है वो बहुत बुलिश है। मैं बोल रहा हूँ कि टेम्पररली नीचे आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि यहाँ पे अपने कैश को अपने पास बचा के रखें। आप अगर क्वालिटी बैंक्स में अपने पैसे के एफडी करें, अगर आपके पास लोन्स लिए हुए हैं और अगर आप ईएमआई पे करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने बैंक्स के साथ या अपने लेंडर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना। जो विंडो मिल रहा है मॉरिटोरियम का, अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो मॉरिटोरियम का बेनिफिट लें। अपना क्रेडिट स्कोर खराब ना होने दें। जो भी मिनिमम ईएमआई का जो पोर्शन होता है उसे आप ट्राई करें पे करने का। जो अनवांटेड एसेट्स हैं उसको आप डिस्पोज करने की कोशिश करें, ताकि आप जितना से जितना कैश पे बैठें आज के दिन में। वही मेरे ख्याल से करंट सिनेरियो में वही एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए पर्सनल फाइनेंस पे। जी, तो आप कहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैश आज के समय अपने हाथ में रख सकें, या फिर कहें कि आपके कहने का मतलब है कि जितना कैश अपने बैंक में रख सकें, ये कहना चाहेंगे, या फिर कैश अपने पास रख सकें, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, कैश इन द लिक्विड फॉर्म में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हाँ, अगर आप लिक्विड फॉर्म में बैंकों में रखें, आप ये कहना बैंकों में चाहते हैं? रखें, आप फिक्स जी। डिपॉजिट्स में रखें, देखिए, कोई आपने यहाँ पे एक बात कही कि आप अच्छे बैंक्स में इन्वेस्ट करें, अच्छे बैंक्स। तो ये आम आदमी कैसे समझ सकता है कि कौन से अच्छे बैंक्स हैं जहां मुझे अपना पैसा रखना चाहिए? कौन से बैंक्स ऐसे हैं जहां पे खतरे की बात हो सकती है? देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं लूँगा, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी बैंक्स हैं, जो पीएसयू में भी बहुत सारे टॉप बैंक्स हैं। वहाँ पे प्रेफरेबली आपका डिपॉजिट सेफ है, रादर देन आप पैसे अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक में रखते हैं या किसी छोटे प्राइवेट बैंक में रखते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने पीएमसी बैंक में जो स्कैम देखा, तो ये इस तरह के सिचुएशंस लार्ज प्राइवेट बैंक्स हो या पीएसयू बैंक्स हो वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो आप जी। उस तरह के जो क्वालिटी नेम्स को प्रेफर करें करंट सिनेरियो में। करंट सिनारियो में। और अगर बात करें कि अभी कई लोगों का ये कहना है कि जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या जो जो म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो कि लोगों का ये कहना है कि अभी हमारा शेयर मार्केट 40,000 के आसपास पहुंच गया था, और उसके बाद में अभी क्रैश करके वापस 25,000 तक पहुंचा था, और दोबारा से 30,000 करीब तक अभी आ गया है, 30-31,000 के आसपास है। तो इसमें लोग अक्सर लोग ये मान के चलते हैं कि जब 40,000 एक बार पहुंच गया था, तो दोबारा वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन क्या ऐसे समय में आप जब इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना समझदारी समझ लगती है आपको? देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चन है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो निवेशक है उसका कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। अगर उसके पास लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर उसे अपने लोन का भुगतान करना है, अपने ईएमआई को टाइमली पे करना है, तो मुझे लगता है उसे अभी शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। लेकिन जिनके पास अगर डिस्पोजेबल इनकम है, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी होगी कि आप डिस्पोजेबल इनकम को एटलीस्ट 2 महीने के लिए कहीं लिक्विड फॉर्म में रखें, क्योंकि मार्केट कहाँ बॉटम होगा इसे कह पाना आज के दिन में बहुत टफ है। अनलेस यहाँ पे कोई वैक्सीन निकल के आता है और आपके पास ओवरनाइट सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत डीप हैं। हम लोगों ने हर इस तरह के क्राइसिस में देखा है। आप 1929 का ग्रेट डिप्रेशन ले लीजिए, या लेटेस्ट जो है 2008-9 का जो क्राइसिस था, कि मार्केट टूटता है और उसके बाद एक टेक्निकल पुल बैक आता है जो 30-35% का भी पुल बैक होता है। वहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। फिर जब जब रियलिटी सेट इन होती है तो मार्केट जो प्रीवियस लो था उसके नीचे भी चला जाता है। तो बहुत कुछ उस तरह का एक्सपेक्ट किया जा सकता है 2020 में, क्योंकि जब मार्च तक तो ठीक है, जब अप्रैल में जून के रिजल्ट्स निकल के आएंगे क्वार्टर के नंबर, फर्स्ट क्वार्टर के,
तो यहाँ पे हालत बहुत ही ख़राब रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे लार्ज कॉरपोरेट्स हैं जिनका बहुत ही रिजल्ट ख़राब आएगा। तो उसके बाद वो ले ऑफ्स होंगे, लॉसेस होंगे, तो मार्केट उस चीज़ को ज़रूर फैक्टर इन करेगा। तो आज मार्केट ऊपर आ रहा है, अप्रैल महीना बहुत ही शानदार रहा, लो ऑलमोस्ट 25,000 के लो बनाने के बाद ऑलमोस्ट 33-34,000 सेंसेक्स गया। तो ये सब ट्रैप्स हैं मैं कहूँगा। तो एक निवेशक को पहले, जैसा मैंने बताया, अपना आप कैश फ्लो पोजीशन देखिए, आप अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उसका भुगतान पे ध्यान दीजिए। कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, तो मुझे लगता है कि वो आज के दिन में ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास लिक्विड बीज है, आपके पास बैंक एफडीज है, वहाँ पे पैसे रखें। जून जुलाई के बाद जब ये क्वार्टरली अर्निंग्स के एस्टिमेशन आएंगे, उसके बाद से मुझे लगता है सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप ब्रॉडली देखें, स्पेशलिटी केमिकल एक अच्छा सेक्टर है जो इंडिया में बूमिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज चाइना से अपने बिजनेसेस को शिफ्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में। सेकेंड, आपका कंजम्पशन एक बहुत अच्छा सेक्टर है, क्योंकि आप सिनेरियो कोई भी हो, हमारे कंट्री में 130 करोड़ की आबादी है, लोग बेसिक कंजम्पशन करते ही हैं, दाल चावल, आपको टूथपेस्ट चाहिए, आपको डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ की चीज़ें लगती हैं। तो जो कंपनीज इस तरह से इस सेक्टर में जुड़े हैं, उस कंपनीज के अर्निंग्स खराब नहीं होंगे, तो वहाँ एक ध्यान देना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि लोगों का जी रुझान धीरे धीरे हेल्थ केयर की तरफ भी होगा, एक आउटलुक जी चेंज होगा। तो जी वो सब सेक्टर्स हैं, वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। जी। इसमें जो आप जिन सेक्टर्स का भी आपने नाम लिया, इसमें से क्या कुछ पोर्टफोलियोज हैं जिनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, कोई अपना अगर पोर्टफोलियो होल्ड करता है इन सेक्टर्स में, तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए इस सेक्टर्स में, और आगे गिरावट बढ़े तो वहाँ पे और ऐड करना चाहिए। फिलहाल एक और वर्ड ऑफ कॉशन में देना चाहूँगा, जो सेक्टर्स हैं जिस तरह से एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बैंक्स या एनबीएफसीज, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इनमें रिवाइवल आने में अभी काफ़ी समय लगेगा। और जी एयरलाइन ऑलमोस्ट 2 महीने से बंद है, तो उनके जो कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत ख़राब आने हैं, होटल, टूरिज्म, ये जी सब बहुत बुरी तरह इफेक्टेड होंगे। जी तो इनके जी शेयर्स या इस सेक्टर से निवेशक को दूर रहना चाहिए। जी। यहाँ पे आप कुछ कंपनीज के शेयर्स जिनके लिए आप देखते हो कि ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, या फिर कुछ आने वाले वक्त में कुछ बॉन्ड्स हों जो आपको लगता है, या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपको लगती है कि कुछ समय में आने वाली है, और जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर जो इस समय जोखिम ले सकता है, उसे उस पर ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। 3 महीने पहले सोचना भी मुश्किल था कि कंपनीज उस लेवल पे मिलेंगे। मैं किसी कंपनी स्पेसिफिक पे नहीं जाऊंगा, बट आप अगर ध्यान दें तो पीएसयू कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आज उनके पास इतना बड़ा एसेट बेस है, बिल्कुल बुक वैल्यू के नीचे वो ट्रेड कर रहे हैं, डिविडेंड उसमें रेगुलर आता है। तो किसी को अगर 3 से 5 साल का नज़रिया है, तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बन सकते हैं। आप जी गवर्नमेंट क्वालिटी पीएसयू नेम्स पे ध्यान दीजिए। जैसा मैंने बताया, कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज हैं, वहाँ ध्यान देना चाहिए। जैसे फार्मा एक आध का अगर आप नाम लेना चाहें तो? से अगर आप देखें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक कंपनी है, अगर पीएसयू में देखें तो रिटेल आउटलेट्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, आज जी बहुत बड़ा रिजर्व है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। तो आपका जो एफडी में जितना आपका डिविडेंड आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आप डिविडेंड में अर्न कर सकते हैं। और अगर आप तीन जी पाँच साल का नज़रिया रखें, तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न वहाँ देखने को मिल सकता है। जी जी। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, और हमारा आखिरी सवाल, कि अभी फिलहाल हम आने वाले कुछ महीनों में सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो बाकी की इकोनॉमीज हैं जिनको कोरोना वायरस से इम्पैक्ट हुआ है, वो क्या कर रही हैं, और हमारी सरकार उनसे क्या सीख सकती है? देखिए, अगर आप कंपेयर करें यूएस और इंडिया में, आप देखें यूएस में ऑलमोस्ट उन्होंने अपने जीडीपी का एक एक सब्सटैंशियल परसेंटेज, उन्होंने ऑलमोस्ट 10% ऑफ देयर जीडीपी उन्होंने स्टिमुलस पैकेज में अनाउंस कर दिया है।
जबकि जी हमारे यहाँ वो अभी उतना अनाउंसमेंट नहीं आया है। हमारे जी पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्रूड ऑयल प्राइसेस इतना बुरी तरह जो नीचे आया है, ये गवर्नमेंट के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो जी आज आज जो हमारा इंपोर्ट बिल होता था क्रूड ऑयल परचेज में, वो जो पैसे गवर्नमेंट सेव कर रही है, उससे यहाँ पे वो एसएमई सेक्टर को जो पैकेज दे सकती है, जिनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो एक बेसिक सेक्टर है ऐसा जो लाइफ लाइन है, क्योंकि हर कोई बड़े कॉरपोरेट्स में काम नहीं करता है। एसएमई एक बहुत लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। आज वो उसे सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना है कि जितने लोग जो आज बेरोजगार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, या जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके बीच में एक रिजेंटमेंट नहीं आए। क्योंकि अगर उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, उनके बेसिक नेसेसिटीज़ का गवर्नमेंट अगर टेक केयर नहीं करेगी, तो यहाँ पे एक सिविल आप एक सिविल क्राई सा एक सिचुएशन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि लूटमार या पेटी क्राइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को वो जी कर्टेल करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली जी पैकेज तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, बट मुझे लगता है कि सिर्फ डेली वेज अर्नर्स के अलावा उन्हें एक एमएसएमई और एसएमई सेक्टर के ओनर्स या उस सेक्टर को संभालना बहुत ज़रूरी है, जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। तो जी जो जो अभी तक डेवलपमेंट्स हैं, मुझे लगता है एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, तो अच्छे स्टेप्स आने चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है स्टिमुलस पैकेजेस यहाँ पे और बढ़ेगा। जी मिस्टर जेपी गुप्ता, एशियाविल हिंदी से बातचीत के लिए अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो इस समय दर्शक जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि हम इस समय बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं और जो रहेंगे, उसमें अगर आप कोई छोटे कारोबारी हैं या मझोले कारोबारी हैं, तो कैसे अपने बिजनेस को बचाए रख सकते हैं, या फिर अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से बनाए रख सकते हैं। और अगर दिक्कत है जॉब को लेकर, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब कुछ महीनों में जा सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए फिलहाल, जिन पर नजर होनी चाहिए आपकी, और कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां आपको फिलहाल हाथ नहीं डालना है। तो ये सब बातें अगर आपको जाननी है, तो आप इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं, अपने साथी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और बाकी हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमें बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, या फिर कुछ और विषयों पर अगर आप एडवाइस चाहते हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई, तो आप हमें वो भी मैसेज कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। मिस्टर जेपी गुप्ता, हमें हमारे दर्शकों को सलाह देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।